हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। देखिए, हम लोगों ने संघवाद यानी कि फेडरलिज्म चैप्टर शुरू किया था। उसके फर्स्ट पार्ट में हमने संघवाद की परिभाषा को समझा, संघवाद के प्रकार जाने, संघीय शासन और एकात्मक शासन में अंतर को समझा। आइए हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और आज भारत में संघवाद की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि प्यारे लर्नर्स, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, संघवाद भारत में भी है। जब आप संघवाद विषय पर बात करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि संघवाद में क्या होगा, सत्ता का विभाजन होगा, वितरण होगा। कैसे होगा? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो भारत में भी संघवाद के अंतर्गत संघीय शासन व्यवस्था रही और हमने भारत में भी मौलिक रूप से जब हम आजाद हुए तो हमने भारत में सत्ता को दो स्तर पर बांटा। पहला केंद्र स्तर या राष्ट्रीय स्तर, ठीक है। दूसरा राज्य स्तर या प्रांतीय स्तर, ठीक है जी। तो हमने दो स्तर पर मूल रूप से बांटा था। उसके बाद भारतीय संघीय शासन व्यवस्था में तीसरा स्तर भी जुड़ा जिसे हम कहते हैं स्थानीय शासन। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से हुई। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज, यहां से हम पंचायती राज कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं। पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके चुनाव भी होने शुरू की हुए, यानी कि 3 स्तर पर हमने सत्ता को बांट दिया। सबसे ऊपर केंद्र स्तर, केंद्र स्तर का मतलब जहां पर पूरे भारत की एक सामान्य सरकार है। उसके बाद अलग अलग राज्यों में, जैसे बिहार में अलग सरकार है, राजस्थान में अलग सरकार है, हरियाणा में वहां की अलग सरकार है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, केंद्र स्तर या राष्ट्रीय स्तर के जब चुनाव होते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा के चुनाव होते हैं और यहां से जो व्यक्ति चुना जाता है उसे बोलते हैं हम सांसद। ठीक है, जैसे लोकसभा के साथ साथ यहां पर दूसरी जो सभा है वो है राज्यसभा। ठीक है, इसे संसद कहा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के क्या कहा जाता है? संसद। ठीक है, इसके साथ जो राज्य स्तर पर जो चुनाव होते हैं उन्हें हम कहते हैं विधानसभा। और यहां जो प्रतिनिधि हम लोग चुनकर भेजते हैं उनको बोलते हैं विधायक, यानी कि जिनको हम अंग्रेजी भाषा में एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो भारत में अलग अलग अंतराल पर अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए हैं, तो वो पूरे देश के चुनाव नहीं थे, वो महाराष्ट्र की विधानसभा के और झारखंड विधानसभा के चुनाव थे। ठीक है, वहां पर हमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मिलेंगे और झारखंड से मुख्यमंत्री मिलेंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव, वहां से हमें अपने पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री मिलता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है स्थानीय शासन। इसमें जो सरपंच के चुनाव होते हैं, निगम पार्षद के चुनाव होते हैं, वो तीसरा स्तर भारत में है। तो भारत में शासन व्यवस्था को 3 स्तर पर बांटा गया। संघवाद की पहली विशेषता क्लियर हो गई। 3 स्तर हो गए भाई। क्या कहा गया था? 2 या 2 से अधिक स्तर पर होगी, लेकिन यहां पर कितने पे है? 3 स्तर पर सरकार है। तो पहली विशेषता पूरी। अब दूसरी विशेषता क्या कहती थी संघवाद की कि भाई अगर आपने विभाजन किया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तो भाई उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा भी किया जाना चाहिए। तो यस, भारत में इनके बीच की शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। अब तीसरी विशेषता की कहां किया गया है, तो उसका जवाब सुनिए। भारत के संदर्भ में इनके बीच की जो शक्तियों का बंटवारा है
वो अनुसूची 7, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियां बनाई गई। सूची मतलब लिस्ट कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 सूचियां बनी। पहली सूची बनाई गई संघ सूची, जिसे हम केंद्र सूची भी कह सकते हैं, और अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो उसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, इसमें जो जो विषय लिखे गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार का मतलब यहां लोकसभा राज्यसभा से ये कानून निकलेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से विषयों पर कानून बनाए जा सकते हैं यहां, जैसे कि प्रतिरक्षा, बैंकिंग, मुद्रा। ठीक है, किस देश के साथ विदेशी मामले, किसी देश के साथ हमें कैसे संबंध रखने हैं, हमें अपने देश की सुरक्षा से संबंधित क्या नियम बनाने हैं, या बैंकों के लिए कोई नियम बनाना है, या देश में कौन सी मुद्रा करेंसी चलेगी। अरे भाई 2000 रुपए के नोट बंद करने हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा 2000 रुपए के नोट जब बंद करने के लिए आदेश दिया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी। प्यारे बच्चों, किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये घोषणा नहीं कर सकता कि भाई ये नोट चलेंगे और ये नोट नहीं चलेंगे, 2000 का बंद हो गया, अब 500 का भी बंद हो गया। ये निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। ठीक है, तो वो विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे प्रतिरक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, उन्हें कहते हैं, वो विषय आएंगे केंद्र सूची में। उसके बाद दूसरी सूची यानी कि राज्य सूची, इसे अंग्रेजी भाषा में स्टेट लिस्ट कहा जाता है। इसमें वो विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार, प्यारे मित्रों, उन्हीं का है राज्य सरकारों का। कौन इन पर कानून बना सकते हैं? राज्य सरकार बना सकती है सिर्फ, इसमें केंद्र सरकार कानून नहीं बनाएगी। अब इसमें कौन कौन से विषय आए, जैसे कि कृषि। ठीक है, जैसे कि इसमें विषय आया कृषि। ठीक है, सिंचाई, व्यापार, पुलिस, ये ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। ठीक है, उसके बाद तीसरी सूची बनाई गई। तीसरी सूची में ऐसे विषय लिए गए जिन पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, दोनों सरकारें बनाएंगी। जैसे कि शिक्षा। ठीक है, शिक्षा, वन, मजदूरों का संघ है कोई, ठीक है, या विवाह या गोद लेना, उत्तराधिकार, ये ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को और केंद्र सरकार दोनों को है। और अगर बाई चांस दोनों में टकराव हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून है वो मान्य होगा। याद रखिएगा, दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव हुआ तो किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का। इसके अलावा कुछ विषय ऐसे रहे बेटा जो इन तीनों सूचियों में जिनका जिक्र नहीं हुआ, या कुछ ऐसे विषय जो रेगुलर हमारा जीवन, जैसे जैसे भारत आजाद हुआ उसके बाद कुछ वर्षों के बाद कुछ ऐसे विषय आए जिन पर कानून बनाने की आवश्यकता थी। ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा गया, अवशिष्ट सूची बनाई गई जो बाद में जुड़े। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर बाद में आया है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो नेम्स है, रूल्स है, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो नियम और कानून है, ये विषय अवशिष्ट सूची के विषय है और इन पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार का। तो अब हमने तीसरी विशेषता भी संघवाद की देख ली। भारत में जो अलग अलग स्तर पर सरकार है उनका अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, और उसने बता भी दिया कि चार सूचियां कैसे बनाई गई। अब बात करते हैं कि भाई कुछ राज्यों को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, पहले जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्षेत्र भी भारत में थे जब हम आजाद हुए जिनका आकार बहुत छोटा था, जिन्हें हम किसी दूसरे प्रांत के साथ हम ऐड नहीं कर पा रहे थे, या उनकी जो जनसंख्या थी वो भी बहुत कम थी। तो हमने क्या सोचा कि भाई इनको अलग रख लेते हैं, इनको बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दिल्ली जो राजधानी प्रदेश है,
चंडीगढ़ है। तो ये कुछ ऐसी जगह थी जिनको, जहां पर केंद्र सरकार का जो है शासन है, यहाँ पर केंद्र सरकार अधिक मजबूत है और यहाँ के शासन व्यवस्था को केंद्र सरकार संभालती है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अगली विशेषता पर। संघवाद में एक विशेषता थी कि अगर भाई हमें कोई प्रावधान बदलना हो तो क्या किया जाए। तो भारत में क्या किया गया, भारत में कहा गया कि अगर संविधान में संशोधन करना है इन शक्तियों के बंटवारे से संबंधित, तो उसके लिए हमें एक विशेष प्रावधान को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें कोई भी बदलाव करना है तो उसके लिए हमें उसे लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत के साथ पास करवाना है, यानी कि तकरीबन 66% हमारे प्रतिनिधि कहें बदलाव होना चाहिए तो बदलाव हो जाएगा। इसके साथ साथ कम से कम आधे राज्य, भारत में 28 राज्य हैं, तो उनमें से कम 14 राज्य भी मंजूरी दे दे कि ठीक है भाई बदलाव कर दो। तो यहां से आधे राज्य भी कह दें कि ठीक है भाई बदल दो, ठीक है, तो वो संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संघ व्यवस्था में परिवर्तन, शक्तियों के बंटवारे से संबंधित संशोधन के लिए ये नियम है। उसके बाद अगली जो संघवाद की विशेषता थी कि भाई मतभेद की स्थिति में क्या होगा। ठीक है, हम अदालत में जाएंगे। इसी चीज को भारत में भी फॉलो किया गया कि अगर कोई भी मतभेद की स्थिति आती है दो राज्यों के बीच में, दो राज्य सरकारों के बीच में, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई टकराव की स्थिति है, तो उस स्थिति में हम कोर्ट चले जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित 3 कानून बनाए। अब इन तीनों कानूनों के अगेंस्ट दबाव समूह जो किसानों का था उसने आंदोलन किया। इसके साथ साथ पंजाब सरकार ने कोर्ट में केस किया, पंजाब सरकार न्यायालय में गई। अब न्यायालय में जाने पर जब बातचीत हुई तो पंजाब सरकार ने सबसे पहली बात की कि भाई पहली बात तो ये है कि ये कृषि से संबंधित कानून है और कृषि किस सूची का विषय है। देखिए यहां पर हमने लिखा है राज्य सूची का विषय है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो राज्य सूची का विषय है तो ये राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वो इन कानूनों को माने या ना माने। राइट, उसके अगेंस्ट में जो केंद्र सरकार के वकील थे उन्होंने कहा कि ये कृषि संबंधी कानून तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये एग्जैक्ट कृषि की बजाय वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। ठीक है, और वो अधिकार केंद्र सरकार का है। तो दोनों में डिस्प्यूट था तो अदालत में चले गए। ठीक है, अदालत में उसकी सुनवाई हुई। उसके बाद आई थी कि संघवाद में जो है ना वित्तीय स्वायत्ता दी जाती है, तो भारत में भी वित्तीय स्वायत्ता है बेटा, दी गई है। संविधान हमें बताता है, संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि कौन कौन से टैक्स या कौन कौन से संसाधन जमा करने का अधिकार कौन सी सरकार को है, केंद्र सरकार को है या राज्य सरकार को है या स्थानीय सरकार को है। इसके अलावा जब हम देखेंगे तो संघवाद की जो अंतिम विशेषता थी कि भाई वो कहीं ना कहीं सभी सामाजिक समूहों के बीच में सामंजस्य लेकर आता है। तो ये भारत में आप देख सकते हो, हम सब इतनी विविधताओं के बावजूद, अलग अलग भाषाओं के बावजूद, संस्कृतियों के बावजूद एक साथ एकजुट होकर रह रहे हैं। ठीक है, मिलकर रह रहे हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं भारत में भाषाई राज्यों की। देखो प्यारे बच्चों, जैसे ही भारत आजाद हुआ भारतीय सरकार के सामने कुछ चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इतनी विविधता, इतनी भाषाएं, इतने सभी धर्मों के लोग, जातिगत व्यवस्था, भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अलग अलग हैं, तो भारत को कैसे एक जोड़कर रखा जा सके। और जब यह विषय चल रहा था इसी दौरान आंध्र प्रदेश की मांग उठी। आंध्र प्रदेश जो कि पहले मद्रास प्रांत का हिस्सा था बेटे, मद्रास प्रांत में तमिल और तेलुगु 2 भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। तो जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हम तो इनके साथ नहीं रहेंगे, हमें तो अलग रहना है, और उन्होंने अपनी डिमांड रखी। इस डिमांड के चलते 19 अक्टूबर 1952 को गांधीवादी एक नेता रहे पोटी श्रीरामल्लू, इन्होंने मांग रखी कि भाई हमें एक अलग से प्रदेश चाहिए तेलुगु भाषी लोगों का। ठीक है, अब मांग तो रख दी, लेकिन सरकार बेचारी, सरकार एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कंफ्यूजन में कि क्या हमें आंध्र प्रदेश बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि सरकार के लिए समस्या ये थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भाषा के आधार पर अलग राज्य बना दें और फिर ये आज राज्य मांग रहे हैं, कल ऐसा कह दें कि हम तो एक अपना अलग देश बनाएंगे।
तो सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई कि इस पर चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। तब तक जो पोटी श्रीरामल्लू थे उनका अनशन चलता रहा और 56 दिन के उपवास के बाद उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना दिया गया। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी दौरान जो हमने कमेटी बनाई थी 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें आई और हमने उसे लागू कर दिया। आयोग कहता था कि भारत की विविधताओं को देखते हुए हमें भारत को भाषा के आधार पर छोटे छोटे प्रांतों में बांटने चाहिए। उसने इसका पक्ष लिया कि बांट देना चाहिए, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, जातीयता के आधार पर, एथनिसिटी जिसको बोलते हैं, बांट दिया जाना चाहिए। अब इस आयोग की सिफारिशों के बाद हमने अलग अलग प्रांतों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना शुरू किया। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पंजाब प्रांत को लिया तो उसमें से हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया, पंजाब में से हरियाणा को अलग कर दिया। ऐसे ही गुजरात और महाराष्ट्र 2 अलग अलग राज्य बने। तो हमने कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर प्रांतों की सीमाओं में, उनके नामों में परिवर्तन करने शुरू किए और इसका नतीजा आप देख ही पा रहे हो कि 14 उस समय पे प्रांत थे और आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अपने प्रांतों की सीमाएं बदली या उनके नंबर्स बढ़ा दिए हैं वो इसीलिए ताकि सभी भाषाओं को, सभी संस्कृतियों को, सभी समुदायों को ये लगे कि भाई हम लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, हमें दरकिनार नहीं किया जा रहा है और ये सामाजिक समूह कहीं ना कहीं सभी सामंजस्य के साथ एक खुशी भरे माहौल में रह पाए। ठीक है, इसके तो हमने पुराने प्रांतों को, जो 14 प्रांत थे, उनको भाषा, संस्कृति, भूगोल, जातीयता के आधार पर बांटा और वर्तमान में हमारी परिस्थिति ये है। इसके साथ साथ हमने भाषाओं को भी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। देखिए, जब हम आजाद हुए तो 8वीं अनुसूची में हमने 14 भाषाओं को मान्यता दे रखी थी, लेकिन इसी 8वीं अनुसूची में आज वर्तमान में भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम आजाद हुए तो इस विषय पर बड़ी चर्चा हुई, इस विषय पर बड़े गंभीर चर्चाएं हुई, विरोध भी हुआ कि क्या हिंदी भाषा को भारत की मातृभाषा घोषित कर दिया जाए। अब इस विषय पर अगर हम सोचें तो उस समय पर 40% भारतीय हिंदी भाषा बोलते थे, तो उसे किया भी जा सकता था, लेकिन दक्षिण भारत, स्पेशली तमिलनाडु का जो पोर्शन है, वहां से पुरजोर विरोध हुआ इस बात का कि हिंदी को मातृभाषा घोषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी ही क्यों। तो इन समस्याओं के साथ तालमेल बिठाते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए भारत ने बहुत अच्छा एडजस्ट किया। हम लोगों ने हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं को राजभाषा घोषित कर दिया। राजभाषा का मतलब होता है बेटे जिन भाषाओं में सरकारी कामकाज होता है। तो हमने डिसाइड किया कि 1965 तक, पहले हमने कोशिश की 1965 तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों राजभाषा रहे, लेकिन क्योंकि विरोध कंटिन्यू रहा तो हमने आज भी इन दोनों भाषाओं को ही अपनी राजभाषा बना रखा है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्वायत्ता को ध्यान में रखते हुए कि भाई हर राज्य की अपनी एक भाषा है, तो हर राज्य अपनी राजभाषा, अपने राज्य में जो सरकारी कामकाज की भाषा है वो खुद डिसाइड कर सकता है। जैसे पंजाब में पंजाबी भी राजभाषा है, ठीक है, लेकिन केंद्र स्तर पर 2 भाषाएं, हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। बाकी अलग अलग राज्यों को छूट दे दी गई, भाई तुम अपना देखो कौन सी भाषा को राजभाषा बनाओगे, लेकिन केंद्र के जो काम होंगे वो इन 2 भाषाओं में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में संघवाद की व्यवस्था है और भारत लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको अपनाते हुए बड़े अच्छे तरीके से इन चीजों को हैंडल करता है। जो भारत की विविधता है, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है इनको नियंत्रित करना, लेकिन भारत की जो लोकतंत्र की खूबसूरती है वो यही है कि आंदोलनों के बाद, न्यायपालिका के निर्णयों के बाद, विधायिका के निर्णयों के बाद कहीं ना कहीं सभी समूहों को खुश किया जाता है। ओके बेटा, तो आशा करता हूं आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।